हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे यूनिट 5 के थर्ड टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है फिजियोलॉजी एंड प्रमोटिंग हेल्थ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज फिजियोलॉजी स्टडी? ऑप्शन ए इज जियोलॉजिकल प्रोसेस, ऑप्शन बी इज नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी इज केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ फूड एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो फिजियोलॉजी क्या स्टडी करती है? फिजियोलॉजी स्टडी करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल फंक्शनिंग के बारे में, उसके ऑर्गन किस तरह से काम करते हैं, उसकी बॉडी किस तरह से काम करती है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होते हैं? दैट इज द प्रोसेस विच अकर इनसाइड द अर्थ। So, question number 2 is what does metabolism means in physiological term? Metabolism का क्या मतलब है? Option A is digestive process, option B is energy production and utilization in body, option C is cellular respiration and option D is environmental change. So, metabolism का क्या मतलब है? तो metabolism का मतलब होता है एनर्जी का हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होना और हमारे बॉडी सेल्स का उस एनर्जी को यूटिलाइज करना। तो सही आंसर हुआ ऑप्शन बी इज एनर्जी प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन इन बॉडी। कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डैश आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन। फूड एब्जॉर्प्शन के जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? ऑप्शन ए इज रेड ब्लड सेल, ऑप्शन बी इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी इज विलाई एंड ऑप्शन डी इज एग्रीगेटेड लिम्फॉइड नोड्यूल्स। देखिए, फूड एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, बट जो उसके फंक्शनल यूनिट है वो है विलाई। दीज आर द स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है उसे इंक्रीज कर देते हैं। छोटे छोटे हेयर की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसी की वजह से जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। सो द करेक्ट आंसर इज विलाई। क्वेश्चन नंबर 4 इज एम्फाइसीमा इज कैरेक्टराइज्ड बाय। मैंने ये डिजीज क्यों डाली है? बिकॉज ये आप जब भी मूवीज में देखने जाते हैं, थिएटर्स में जाते हैं, तो ये डिजीज का जो पहले एड आती है वहां ये मेंशन होती है। सो व्हाट इज एम्फाइसीमा? ऑप्शन ए इज लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, ऑप्शन बी इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऑप्शन सी इज क्रॉनिक डायरिया, ऑप्शन डी इज स्लो क्लॉटिंग फ्रॉम वुंड्स। सो अगर आप ध्यान कर पा रहे हैं तो आप सही मार्क कर लेंगे। सो इट इज रिलेटेड टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। मूवी स्टार्ट होने के पहले जो एड आती है उसमें इस डिजीज का जिक्र होता है। उसके साथ और भी बहुत सी रेस्पिरेटरी डिजीज का मेंशन होता है, बट एम्फाइसीमा इज मेंशन्ड आल्सो। सो व्हाट इज इट इज रिलेटेड टू? इट इज रिलेटेड टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इट इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ गया सीधा। ओके, सो विच इज द स्मॉलेस्ट ब्लड सेल? सबसे छोटा ब्लड सेल कौन सा है? ए इज स्मॉल लिम्फोसाइट, बी इज प्लेटलेट, सी इज आरबीसी, आरबीसी इज रेड ब्लड सेल, डी इज न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल इज अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल जो कि हेल्प करता है हमारी इम्यूनिटी में, हमारी डिजीज से लड़ने में। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो सबसे छोटे ब्लड सेल्स होते हैं और ये जो नॉर्मल इनकी जो कंसंट्रेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी लार्ज। ये नॉर्मली पाए जाते हैं 1,50,000 से स्टार्ट होके इट रेंज टू 4 लाख। ठीक है, सो प्लेटलेट्स आर द स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स। स्मॉल लिम्फोसाइट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ WBC। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज प्लेटलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्लड टाइप इज अ यूनिवर्सल डोनर? कौन सा ब्लड टाइप जो है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ऑप्शन ए इज AB नेगेटिव, ऑप्शन बी इज AB पॉजिटिव, ऑप्शन सी इज O पॉजिटिव, ऑप्शन डी इज O नेगेटिव। सो द करेक्ट आंसर इज O नेगेटिव। और O नेगेटिव जो है वो क्यों यूनिवर्सल डोनर है? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन A और B एंटीजन। इसके पास ना A एंटीजन होता है और ना ही B एंटीजन होता है, लेकिन इसके पास A और B एंटीबॉडीज जरूर होती हैं, जिसकी वजह से ये यूनिवर्सल डोनर तो है बट ये ब्लड सिर्फ O नेगेटिव से ही ले सकता है।
ठीक है, तो ये जितने भी हैं, जैसे ए ब्लड ग्रुप ए होता है, उसके पास एंटीबॉडी जो है बी होगी, ऑपोजिट ना, और एंटीजन जो होगा वो ए होगा। ठीक है, यानी कि वो ब्लड ए से ले सकता है और ब्लड ए से ही ले सकता है, बी से नहीं ले सकता, बिकॉज इट कंटेन द एंटीबॉडी बी। ठीक है, उसी तरह जो ब्लड ओ होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है, उसके पास ए और बी दोनों एंटीजन नहीं होते, बट एंटीबॉडीज ए एंड बी बोथ होते हैं। तो ये ब्लड सबको दे सकता है, बट ब्लड जो रिसीव है, इट कैन रिसीव ओनली बाय द ओ नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपके लिए इंफॉर्मेशन की हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है द मंजिल भारत की, जिसका लिंक आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां हमने कांस्टेबल का, जेकेएसएसबी कांस्टेबल का कोर्स लॉन्च कर दिया है। जो भी बच्चे उस कोर्स का फायदा उठाना चाहते हैं वो लिंक पर जाके उस कोर्स को देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 इज क्वाशीरकरोर अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। This disease, kwashiorkor, occur due to deficiency of A is iron, B is protein, C is vitamin A, and D is calcium. Iron, protein, vitamin A और calcium. So the correct answer is protein. So protein की deficiency से होता है kwashiorkor and it is mostly found in the children. ठीक है, इसी के साथ एक और disease mostly prevalent होती है due to the deficiency of protein, that is marasmus. Fine, marasmus. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन द लीवर सेल। इसमें से क्या, किस फॉर्म में जो ग्लूकोज है दैट इज स्टोर्ड इन द लीवर सेल। ऑप्शन ए इज गैलेक्टोज, ऑप्शन बी इज लैक्टोज, ऑप्शन सी इज ग्लाइकोजन एंड ऑप्शन डी इज अरेबिनोज। सो ग्लूकोज लीवर सेल में किस फॉर्म में स्टोर होता है एंड देन इट लेटर ऑन जब भी नीड होती है इट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड इट इज यूज्ड बाय द बॉडी। सो द करेक्ट आंसर इज सी, ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेयर डज द मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अकर इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के। ऑप्शन ए इज माउथ, ऑप्शन बी इज स्टमक, option C is small intestine and option D is large intestine. So because of the presence of villi, maximum absorption takes place at small intestine, क्योंकि villi जो है वो small intestine का जो surface area है उसे increase कर देते हैं, जिसकी वजह से जो maximum absorption है that is takes place in small intestine. Stomach में होती है digestion and digestion starts at the level of mouth. Okay, question number 11 is in which part of respiratory system gaseous exchange take place? ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जिट होना कौन से पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के होता है। सो ऑप्शन ए इज अल्वियोलाई, okay, option A is alveoli, option B is pharynx, option C is larynx and option D is trachea. So which part of respiratory system gaseous exchange takes place? So the correct answer is alveoli. It is the last part of respiratory organ. Respiratory organ में trachea से it leads to bronchi, bronchi से short form में होता है and जो last में इनके you can say spherical shaped structure होते हैं, that is called alveoli. And at that level the exchange of gases take place. ठीक है. So the correct answer is alveoli. Question number 12 is cardiac cycle duration in man is cardiac cycle systolic and diastolic. जो बीप होती है हार्ट की, जो साउंड होती है, उसका जो साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो कितना है। So A is 0.04 second, it is 0.4. B is 0.8 second, C is 1.2 second and D is 1.6 second. So the correct answer is it is 0.4 second. Question number 13 is the central nervous system consists of A. cerebrum and spinal cord, B. brain and spinal cord, C is spinal nerves and D is brain stem and the cerebellum. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इनमें से आपको फाइंड आउट करना है। तो जो सही आंसर है वो है ब्रेन। देखिए स्पाइनल कॉर्ड भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट आता है, वो हमारी लोअर बॉडी को
जो है कंट्रोल करता है। अगर स्पाइनल कॉर्ड में कहीं किसी को इंजरी हो जाती है तो लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी जो है, लेग्स जो है, हाइंड लिम्ब जो है, वो पैरालिसिस वहाँ हो जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ये दोनों मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो सेरिब्रम है इट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन स्टेम भी वहीं, और स्पाइनल नर्व जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी डज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर? किस पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी में फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन बिटवीन द स्पर्म एंड ओवा अकर? ए इज यूट्रस, बी इज फैलोपियन ट्यूब, सी इज ओवरी एंड डी इज वजाइना. So the correct answer is fallopian tube. So the fertilization occur is at fallopian tube. Implantation occur at uterus. अगर क्वेश्चन में implantation पूछते हैं तो that occur in uterus. Okay, question number 15 is, I think it is the last question. No. Okay, question number 15 is, this hormone is responsible for fight or flight response. So कौन सा हार्मोन जो है which is also called as a responsible for fight and flight hormone? So option A is thyroxine and melatonin. Option B is insulin and glucagon. Option C is epinephrine and norepinephrine. Option D is estrogen and progesterone. देखिए थायरॉक्सिन जो है दिस इज अ हार्मोन रिलीज बाय थायराइड, थायराइड ग्लैंड से ये रिलीज होता है, ये हमारी मेटाबॉलिज्म को है, बॉडी की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ठीक है। मिलेटोनिन जो है इट इज फॉर द स्किन कलर, जो स्किन का कलर रहता है, ठीक है, हेयर का जो कलर रहता है, डार्क टेक्सचर है, लाइट है। देन इंसुलिन, इंसुलिन जो है ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, इट इज रिलीज बाय पैनक्रियाज, है ना। एस्ट्रोजन जो है इट इज फीमेल हार्मोन which is responsible for the release of ova, and progesterone is for the milk production in females. ठीक, so fight and flight हार्मोन किसे कहा जाता है? The correct answer is answer option C, epinephrine and norepinephrine. ठीक, एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन ये रिलीज होते हैं एड्रिनल ग्लैंड से, और एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दैट इज प्रेजेंट ऑन द किडनी। तो जब भी बॉडी में स्ट्रेस आता है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हमारी बॉडी में आपने देखा होगा जब डर में या किसी के पीछे मतलब कोई एनिमल पड़ जाए तो बहुत जितनी कैपेसिटी होती है उससे भी तेज इंसान भाग पाता है, क्योंकि उसके उस वक्त हार्ट रेट, उसका ब्लड प्रेशर, उसकी ऑल बॉडी फंक्शन है ना एकदम पीक पे काम करते हैं। वो क्यों? बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ दिस हार्मोन, ठीक है। एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस या इमरजेंसी ये रिलीज होता है हार्मोन फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड एंड विच इज प्रेजेंट ऑन द किडनीज, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑप्शन सी, एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज, दिस इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें से कौन सा है जो ग्लैंड नहीं है? एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ग्लैंड तो है बट एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या होता है? वो ग्लैंड जो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं या वो ग्लैंड जो वाया डक्ट्स रिलीज करते हैं, ठीक। तो एक्सो विच रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड। सो इन सब में से कौन से हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? ऑप्शन ए इज एड्रिनल, ऑप्शन बी इज पिट्यूटरी, ऑप्शन सी इज लैक्राइमल एंड ऑप्शन डी इज थायराइड। एड्रिनल ग्लैंड में आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये हमारे बाकी सभी एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करता है। लैक्राइमल जो ग्लैंड है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ टीयर्स, ठीक है, और थायराइड इज फॉर द थायरॉक्सिन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा नहीं है इसमें से? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज लैक्राइमल ग्लैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू? इसमें से कौन सा है जो ट्रांसपेरेंट टिश्यू है? अगर उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो इट अपीयर ट्रांसपेरेंट। सो ऑप्शन ए इज टेंडन, ऑप्शन बी इज लिगामेंट, ऑप्शन सी इज फाइब्रस कार्टिलेज एंड ऑप्शन डी इज हाइलिन। सो द करेक्ट आंसर इज हाइलिन। इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो कि ट्रांसपेरेंट होता है माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर। टेंडन जो है इट कनेक्ट मसल टू बोन, और लिगामेंट जो है वो बोन और बोन को कनेक्ट करता है। दीज ऑल आर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड हाइलाइन कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज ट्रांसपेरेंट। क्वेश्चन नंबर 18 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम अवर बर्थ? ये कौन सी फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी है जो पैदा होने के साथ ही प्रेजेंट होती है बॉडी में? ऑप्शन ए इज इनेट इम्यूनिटी, ऑप्शन बी इज एक्टिव, ऑप्शन सी इज पैसिव इम्यूनिटी एंड ऑप्शन डी इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जब हमें वैक्सीन दी जाती है,
जैसे अभी कोविड की वैक्सीन दी गई है, वैक्सीन में क्या किया जाता है, जो इनएक्टिवेटेड वायरसेस होते हैं या डेड वायरस होते हैं वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं और वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं. सो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी क्या है, जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज दी जाती हैं या फिर सपोज एंटी वेनम दिया जाता है, जब किसी को स्नेक बाइट हो तो डायरेक्टली एंटी वेनम बॉडी के अंदर डाला जाता है, जो बॉडी को बनी बनाई एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर रिपीटेड इन्फेक्शन बॉडी एक्वायर्ड करती है. ठीक है, बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से जब बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन के, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. और विच दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ इज कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी, जो बर्थ से, जन्म के साथ ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी. तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 18 इज ऑप्शन ए. So question number 19 is which of the following conveys the longest lasting immunity to an infectious agent. तो इनमें से कौन सी टाइप ऑफ इम्यूनिटी है जो हमारी बॉडी को सबसे लंबा जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. सो ऑप्शन ए इज एक्टिव, ऑप्शन बी इज पैसिव, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव. तो क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी में हमारी बॉडी में डेड और इनएक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट किए जाते हैं जो हमारी खुद की इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं. दैट्स व्हाई द एक्टिव इम्यूनिटी गिव अस अ प्रोलॉन्ग प्रोटेक्शन. ठीक है, जो वैक्सीन बच्चों को पैदा होने पर दी जाती हैं टीबी के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, वो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देती है. उसके इन कॉन्ट्रेरी अगर आप एंटी वेनम लेते हैं या एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो सिर्फ टाइम बीइंग के लिए, एक छोटे से टाइम स्पैन के लिए ही इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 19 इज ऑप्शन ए. सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस is in the human body carbon dioxide can exist in many forms. Which form is the most frequently used to transport carbon dioxide? तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत से फॉर्म में पाई जाती है. जो मेजॉरिटी फॉर्म है जिससे वो ट्रांसपोर्ट होती है वो कौन सा है? आइदर इन द डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी इज कार्बन अमाइनो हेमोग्लोबिन, ऑप्शन सी इज बाइकार्बोनेट और ऑप्शन डी इज यूरिया. तो किस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट पे ट्रांसपोर्ट होती है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बाइकार्बोनेट. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. इसके साथ हमने एमसीक्यूज जो हमारे यूनिट 5 के थर्ड टॉपिक से रिलेटेड है वो भी कंप्लीट कर लिए हैं. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के एमसीक्यूज को कवर करेंगे. टिल देन टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड. थैंक यू.